दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पेट्रोल से आप रोज अपनी बाइक या कार चलाते हैं, उसी पेट्रोल को लेकर आज पूरे देश में एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी E20 अभी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है और इसके असली रिजल्ट अगले साल तक सामने आएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उसके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या करोड़ों भारतीयों की गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा E20 पेट्रोल सेफ है या नहीं, या फिर इसके बारे में अभी भी कोई ऐसा सवाल है जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है? क्या इससे आपकी बाइक या कार की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है कि अब आपकी बाइक या कार एवरेज कम दे, या फिर इंजन भी खराब हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण बचाना है तो फिर जगह जगह इसके खिलाफ विरोध क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश सिंह और आज के इस वीडियो में हम किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर नहीं, बल्कि रियलिटी, पॉलिसीज और कोर्ट में हुई बहस, स्पेशलिस्ट की राय और भारत के भविष्य की सोलर प्लानिंग के आधार पर समझेंगे कि आखिर E20 पेट्रोल का पूरा सच क्या है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि एथेनॉल आखिर है क्या। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, सीरे यानी मोलेसिस, मक्का, टूटे हुए चावल और कुछ फार्मिंग प्रोडक्ट से बनाया जाता है। यानी ये एक पेट्रोलियम नहीं बल्कि खेती से जुड़ा हुआ ईंधन है। जब इस एथेनॉल को सामान्य पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की ऑयल कंट्रीज पर डिपेंडेंसी। भारत अपनी जरूरत से मैक्सिमम क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट कराता है, जिस पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो उसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इसलिए सरकार कई वर्षों से चाहती है कि पेट्रोल में धीरे धीरे एथेनॉल मिलाया जाए ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो, इंपोर्ट बिल घटे, किसानों की फसल से बनने वाले बायोफ्यूल की मांग बढ़े और कार्बन एमिशन में भी कमी आए। पहली नजर में ये योजना काफी शानदार लगती है। किसानों को फायदा, भारत की विदेशी मुद्रा की बचत, पर्यावरण को राहत और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा एक नया बड़ा कदम। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर देश की सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला क्यों पहुंचा? आखिर क्यों कुछ साइंटिस्ट और कार मालिक E20 को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और क्यों हाल ही में इसे लेकर पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके सामने आएंगे, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। और आज के इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की शुरुआत को समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी सोशल मीडिया रिपोर्ट सामने हैं जिनमें दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कहा गया कि E20 ब्लेंडिंग कार्यक्रम अभी एक तरह का चल रहा प्रयोग है और इसके वास्तविक परिणाम अगले साल तक सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने कहा कि अगर सरकार खुद इसे प्रयोग मान रही है तो आम जनता को पहले क्यों नहीं बताया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही समय बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन रिपोर्ट्स पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सरकार का कहना था कि उसने E20 कार्यक्रम को अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कहा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यह बताया गया कि इतने बड़े स्तर पर किसी भी नई पॉलिसी के प्रभाव का लगातार स्टडी और एनालिसिस किया जाता है। यानी गवर्नमेंट के अनुसार यह एक नेशनल सोलर पॉलिसी है, न कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें लोगों को बिना जानकारी के शामिल किया गया हो। एथेनॉल का स्टोरेज और इसके प्रभाव पर भी काफी चर्चा हुई। यहीं से कई मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग तरीके से खबरें प्रकाशित की और एक्सपेरिमेंट वाला सब सुर्खियों में आ गया। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि E20 पेट्रोल सभी परिस्थितियों में हर वाहन के लिए नुकसानदायक है। इसके पीछे कारण था कि एथेनॉल एलोकेशन यानी एथेनॉल के एलोकेशन से जुड़ा विवाद। कुछ निजी कंपनियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में एथेनॉल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और सुनवाई के दौरान E20 पॉलिसी, एथेनॉल की एबिलिटी और इनके इफेक्ट्स पर भी चर्चा हुई। यहीं से कई मीडिया रिपोर्ट्स ने अलग अलग तरीके से न्यूज और आर्टिकल्स रिलीज किए। एक्सपेरिमेंट वाला सब सुर्खियों में आ गया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि E20 पेट्रोल सभी कंडीशन में हर बाइक या कार के लिए हार्मफुल। दूसरी तरफ यह भी सच है कि कई ऑटोमोबाइल साइंटिस्ट का कहना है कि पुराने इंजन, पुराने रबर पार्ट्स और कुछ फ्यूल सिस्टम E20 के साथ लंबे समय तक यूज नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग सलाह देती है। भारत में 2023 के बाद लॉन्च हुई अधिकांश नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल बनाकर लाई जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कई कार ओनर्स के मन में अभी तक कई सवाल बने हुए हैं। इसलिए ये बहस सिर्फ कानूनी या पॉलिटिक्स की नहीं है, बल्कि करोड़ों बाइक्स और कार ओनर्स, ऑटोमोबाइल बिजनेसेस और देश की सोलर एनर्जी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। और तभी इस कहानी का एक नया मोड़ सामने आता है जब एथेनॉल प्रोडक्शन करने वाला एक बड़ा प्लांट पर पॉल्यूशन करने का गंभीर आरोप लग जाता है। यहीं से शुरू होती है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेघालय की वह कहानी जिसने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया।
अब सवाल ये उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की ऑयल कंट्रीज पर डिपेंडेंसी। भारत अपनी जरूरत से मैक्सिमम क्रूड ऑयल विदेशों से इंपोर्ट कराता है, जिस पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, तो उसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इसलिए सरकार कई वर्षों से चाहती है कि पेट्रोल में धीरे धीरे एथेनॉल मिलाया जाए, ताकि विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो, इंपोर्ट बिल घटे, किसानों की फसल से बनने वाले बायोफ्यूल की मांग बढ़े और कार्बन एमिशन में भी कमी आए। पहली नजर में ये योजना काफी शानदार लगती है। किसानों को फायदा, भारत की विदेशी मुद्रा की बचत, पर्यावरण को राहत और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा एक नया बड़ा कदम। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर देश की सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला क्यों पहुंचा? आखिर क्यों कुछ साइंटिस्ट और कार मालिक E20 को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और क्यों हाल ही में इसे लेकर पूरे देश में इतनी बड़ी चर्चा हो रही है? सभी सवालों के जवाब एक एक करके सामने आएंगे, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। अब कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है मेघालय से, जहां भारत पेट्रोलियम यानी BPCL के कुछ एथेनॉल प्लांट को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्लांट से लगातार धुआं निकल रहा है, हवा पॉल्यूटेड हो रही है और आसपास के लोगों के हेल्थ पर इसका असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर इस बताए गए पॉल्यूशन की तस्वीरें और वीडियोस तेजी से वायरल होने लगे। लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि अगर एथेनॉल को पर्यावरण के लिए बेहतर फ्यूल बताया जा रहा है, तो फिर इसे बनाने वाले प्लांट पर ही पॉल्यूशन के आरोप क्यों लग रहे हैं? लेकिन कुछ ही समय बाद BPCL ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग धुआं समझ रहे हैं वह वास्तव में धुआं नहीं बल्कि वाटर वेपर है, यानी जल वाष्प। कंपनी के अनुसार एथेनॉल उत्पादन की प्रक्रिया में कूलिंग सिस्टम से निकलने वाले भाप दूर से धुएं जैसे दिखाई देते हैं, जबकि उसका मतलब प्रदूषण होना जरूरी नहीं है। BPCL ने यह भी कहा कि उनका प्लांट सभी एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स का पालन करता है और किसी भी तरीके प्रदूषण के आरोप सही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही घटना को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों की चिंता भी पूरी तरह गलत नहीं बोली जा सकती, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्रियल साइट के आसपास रहने वाले लोगों को अपने हेल्थ या एनवायरनमेंट को लेकर डर महसूस होता है तो उनकी बात जरूर सुनी जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर किसी भी कंपनी पर केवल वायरल वीडियोस या फोटोज के आधार पर कोई भी एलिगेशन लगाना सही नहीं होगा। इसलिए ऐसे मामलों में फेयर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग बेहद जरूरी होती है। लेकिन इन सब विवादों के भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या E20 वास्तव में भारत के लिए सही फैसला है? क्योंकि अगर हम केवल एक पहलू से देखें तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। एक तरफ सरकार कहती है कि इससे देश का ऑयल इंपोर्ट बिल कम होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी, कार्बन एमिशन भी घटेगा और भारत सोलर एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। कुछ साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं कि एथेनॉल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में वाटर, जमीन और फसलों की जरूरत पड़ती है। अगर भविष्य में इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी तो क्या इससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा? क्या गन्ने जैसी फसलों पर अत्यधिक निर्भरता पानी के संकट को और बढ़ा सकती है? और क्या पुराने व्हीकल्स के ओनर को भविष्य में एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ेगा? यही वे सवाल है जिनका जवाब केवल भावनाओं या सोशल मीडिया की बहस से नहीं मिलेगा। इसके लिए समय, डेटा और ट्रांसपेरेंट रिसर्च की जरूरत होगी। इसलिए इस पूरे मुद्दे को E20 अच्छा है या E20 बुरा है जैसी दो लाइनों में समझना संभव नहीं है। असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी, कॉम्प्लेक्स और भारत के फ्यूचर इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। और अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, जहां हम समझेंगे कि इस पूरी पॉलिसी का असर आपकी जेब, आपकी गाड़ी, किसानों की कमाई और भारत की इकोनॉमी पर वास्तव में क्या असर पड़ सकता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरी कहानी का आपकी जिंदगी में क्या संबंध है? अगर आपके घर में कोई बाइक, कार या भविष्य में कोई वाहन खरीदने की योजना है तो E20 पॉलिसी सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं आम कंज्यूमर्स की। यदि आपकी गाड़ी नई है और कंपनी ने उसे E20 कंपेटिबल बताया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वाहन कई साल पुराना है तो बेहतर होगा कि आप अपनी कंपनी की ऑफिशियल गाइडलाइन जरूर देखें। इंटरनेट पर फैली हर बात सच नहीं होती और बिना जानकारी के किसी रिजल्ट पर पहुंचना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं किसानों की। भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा हिस्सा गन्ने, मक्का और अन्य फार्मिंग प्रोडक्ट से बनता है। इसका मतलब है कि यदि एथेनॉल की डिमांड बढ़ती है तो किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चीनी मिलती है और एथेनॉल प्लांट मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि किसी एक फसल पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है तो पानी की खपत और कृषि संतुलन जैसी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। इसलिए पॉलिसी का संतुलित तरीके से लागू होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं देश की इकोनॉमी की। भारत हर साल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। यदि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है और इंपोर्टेड ऑयल की जरूरत कम होती है तो इससे इंटरनेशनल करेंसी की बचत हो सकती है। लंबे समय में यह भारत की सोलर सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है। और देश की इकोनॉमी की बात करते हैं। भारत हर साल क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। यदि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है और इंपोर्टेड ऑयल की जरूरत कम होती है तो इससे इंटरनेशनल करेंसी की बचत हो सकती है। लंबे समय में यह भारत की सोलर सिक्योरिटी को मजबूत कर सकता है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के उतार चढ़ाव का भी असर भी बहुत
काफी हद तक कम हो सकता है। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी सीख है। हमें ना तो किसी वायरल पोस्ट पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए और ना ही बिना सवाल पूछे हर बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने का मतलब है फैक्ट्स को समझना। T20 भारत के लिए एक बड़ा अवसर भी हो सकता है और एक बड़ी चुनौती भी। इसका फाइनल एवोल्यूशन आने वाले वर्षों में ओरिजिनल डेटा, टेक्निकली स्टडी और इसके ग्राउंड लेवल इफेक्ट से होगा। इसलिए सबसे सही अप्रोच यही है कि हम भावनाओं से नहीं बल्कि रियल डेटा और इन्फॉर्मेशन से निर्णय लें। अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो रोज बाइक या कार चलाते हैं, क्योंकि यह जानकारी हर कार और बाइक ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे ही बड़े बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी के विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।